welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my session of law. In today's video lecture, I will discuss a very important topic related to Code of Criminal Procedure 1973 and the topic is trial of warrant cases by magistrate in chapter 19 of CRPC. मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 19 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वारंट केसेस का ट्रायल कैसे होता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ये हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। मैं अपने पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में इसके दो पार्ट्स जो कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में है वारंट केसेस का। ए पार्ट क्या कहता है, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। बी पार्ट कहता है कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। एंड थर्ड पार्ट, सी पार्ट, is related to the conclusion of trial. Okay, so in last 2 video lectures I have already discussed part A and part B, means from section 238 to 247. Okay, I have already discussed, means हम लोग यहाँ तक 247 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात आती है conclusion of trial की, कि चाहे जो वारंट केस है जिसका ट्रायल चल रहा है वो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हो या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट हो, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा किसी तरह से मीन्स कंप्लेंट केस वगैरह के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है या कोर्ट में फाइल हुआ है, तब ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है 248 से 250 तक, 248 टू 250 तक सेक्शंस इस चैप्टर में हैं। तो ये जो पार्ट है ये दोनों ही, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो केस या फिर अन्यथा हो, तो दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अब हम 248 स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ये पार्ट को ख़त्म कर पाऊँ या पूरा कंक्लूड कर पाऊँ, ताकि हम वारंट ट्रायल से रिलेटेड जो भी पढ़ रहे थे, जो भी टॉपिक वारंट ट्रायल से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाए। तो 248 की अगर हम बात करें तो वो एक्विटल और कन्विक्शन की बात करता है। मीन्स एक्विटल मतलब दोष मुक्ति या फिर कन्विक्शन दोष सिद्धि। मीन्स दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की बात करता है। मीन्स या तो ऑफेंस साबित हो गया तो क्या होगा, कन्विक्शन हो जाएगा, ऑफेंस साबित नहीं हुआ एक्विटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, सबसेक्शंस क्या कहते हैं 248 के, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 248 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इफ़ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। मीन्स 248 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में जो है चार्ज जो है फ्रेम हुए हैं, ठीक है, किसी केस में चार्ज फ्रेम हुए वारंट केसेस के लिए, मतलब चार्ज फ्रेम हुए इस चैप्टर के अधीन, मींस वो वारंट केस है, चार्ज फ्रेम हुए हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट को लास्ट में मतलब आफ्टर एविडेंस ये उसको मतलब वो फाइंड करता है या उसकी फाइंडिंग्स या ये आती हैं कि अक्यूज जो है वो दोषी नहीं है, तो वो क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो वो एक्विटल का ऑर्डर, जो एक्विटल या मतलब दोष मुक्ति का ऑर्डर पास करेगा। मीन्स उसको जो है दोष मुक्त कर दिया जाएगा, मीन्स उसका एक्विटल कर दिया जाएगा, जबकि उसका अपराध जो है वो सिद्ध नहीं होगा। 248 का अब देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। तो सबसेक्शन 2 की बात करें तो कहता है कि व्हेन इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इस चैप्टर में जो भी मतलब केस फाइल हुआ है, मीन्स अगर वो केस वारंट केसेस के परिधि में या वारंट केसेस के उस एरेना में आता है, ठीक है, मतलब वो चैप्टर 19 में है, मीन्स वो वारंट केसेस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो अगर इस चैप्टर में है कोई केस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कोई केस है और मजिस्ट्रेट को क्या लगता है, क्या फाइंड होता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, मीन्स आफ्टर ऑल द एविडेंसेस मजिस्ट्रेट कम टू द कंक्लूजन
मजिस्ट्रेट कम्स टू द कंक्लूजन कि अक्यूज्ड इज गिल्टी, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, ये उसकी फाइंडिंग होती है कि अक्यूज्ड ने अपराध किया, तो क्या होगा, बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360। लेकिन उसने क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 325 या 360 के आधार पर, मतलब जो सेक्शन 325 में प्रोविजंस हैं वो या सेक्शन 360 में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं किया है। तो 360 क्या कहता है कि ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन, मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया गया है, रिलीज़ करने का ऑर्डर होना किस आधार पर, ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, मीन्स उसका आचरण अच्छा रहा है तो उसे गुड कंडक्ट के आधार पर रिलीज़ किया गया, या फिर उसको कोई, मतलब मान लीजिए पहली बार उसने कोई अपराध किया या वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, या उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसे आफ्टर एडमोनिशन उसने कोई छोटा ऑफेंस किया है या कुछ इस तरह का है, तो उसको चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, तो उस तरह से उसको रिलीज़ किया है। या तो 360 में है के प्रोविज़न है या 325 के, ठीक है, 325 के प्रोविज़न क्या कहते हैं कि प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, मतलब कि तब क्या प्रोसीजर होगा जब मैजिस्ट्रेट जो है वो सीवियर पनिशमेंट को या जो भी सेंटेंस देना है उसको पास नहीं कर सकता। तो अगर इन दोनों के अकॉर्डिंगली प्रोसीड नहीं किया गया है, ये दोनों सेक्शंस के आधार पर प्रोसीड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ही शैल आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, वो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर, मतलब कि अब जब केस का पूरा एविडेंस हो गया, आर्गूमेंट्स हो गए, तब अक्यूज्ड को क्या है, वो अक्यूज्ड को सुन लेगा उसके क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर, मतलब उसके कितना सेंटेंस मिलना चाहिए इस पर उसको सुनेगा। पास मतलब उसको रिलीज़ नहीं किया गया, 360 या 325 के अधीन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नहीं की गई हैं, तो मजिस्ट्रेट को वो उसके सेंटेंस के मुद्दे पर सुनेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, और फिर जो भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ बनता होगा वो पास करेगा, ठीक है, मतलब उस अक्यूज्ड को अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो पनिशमेंट दिया जाएगा। ये हो गया सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 248। नाउ वी कम टू सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 248। तो सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि वेयर इन एनी केस वेयर दिस चैप्टर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211। अब क्या है, एक चीज़ और हो सकती है कि मान लो कोई केस इस चैप्टर में है, ठीक है, वारंट ट्रायल के अकॉर्डिंग है, वारंट केस है, और उसमें क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन के भी चार्ज हैं। 211 क्या कहता है, चार्ज के बारे में बात करता है, तो 211 का 211 का सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली उस पर प्रीवियस कन्विक्शन का भी चार्ज है अक्यूज्ड पर। लेकिन क्या होता है, अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट, अक्यूज्ड जो है, अभियुक्त जो है, वो उसको एडमिट नहीं करता। क्या एडमिट नहीं करता है कि दैट ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, कि उसको पहले भी कन्विक्ट किया गया था, मतलब उसको वो पहले भी उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है एज एलेज्ड इन द चार्ज, जैसा कि चार्ज में कहा गया है, जैसा कि चार्ज में अभिकथित है, मीन्स चार्ज में कहा गया है कि अक्यूज्ड की पूर्व में भी दोष सिद्धि हुई थी, मीन्स वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ था, लेकिन अक्यूज्ड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, द मजिस्ट्रेट कर सकता है, क्या कर सकता है, आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द सैड अक्यूज्ड, मीन्स जब उसने जो केस चल रहा है उसने उसमें अक्यूज्ड का कन्विक्शन कर दिया, ठीक है, उस केस में अक्यूज जो है गिल्टी साबित हो गया, उसका कन्विक्शन हो गया, उसकी दोष सिद्धि हो गई, तब वो क्या करेगा, टेक एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन, तब वो क्या करेगा कि जिस प्रीवियस कन्विक्शन को अक्यूज्ड एडमिट नहीं कर रहा है उससे रिलेटेड उसके संबंध में वो एविडेंस लेगा और एविडेंस रिकॉर्ड करेगा,
और मतलब प्रीवियस जो भी कन्विक्शन हुआ था उसके संबंध में वो एविडेंस जो है, मतलब जो भी साक्ष्य होंगे उनको वो कोर्ट में लेगा, एंड शेल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग देयर ऑन, और उसके आधार पर एक फाइंडिंग पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, मतलब उसके आधार पर ही एक फाइंडिंग वो निकालेगा। दिस इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 248। नाउ 248 का जो सब सेक्शन 3 है, इसी का प्रोविज़ो है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शेल बी रेड आउट बाय द मैजिस्ट्रेट, नॉर शेल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयरटू, नॉर शेल द प्रीवियस कन्विक्शन टू बी रेफर्ड to by the prosecution or in any evidence adduced by it, कि इसमें प्रोविज़ो क्या है, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन के लिए अक्यूज्ड के विरुद्ध मजिस्ट्रेट साक्ष्य ले सकता है, जबकि वो अपने, मतलब जो आपका जनरल रूल है सबसेक्शन 3 248 का क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा कि जब अपने, मतलब जिसका भी चार्ज बना है, जो भी इस चैप्टर में केस बनता है, उसका वारंट केस है, उसमें एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो गया, उसके बाद भी प्रीवियस कन्विक्शन की बात अगर चार्ज में कही गई थी और अक्यूज ने उसको एडमिट नहीं किया, तो वो प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में क्या करेगा, वो एविडेंस लेगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस केस से रिलेटेड विटनेसेस रहेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, व्हाटएवर भी, वो उसको लेगा और उसकी अकॉर्डिंगली वो फाइंडिंग पर पहुंचेगा। अब इसी में प्रोविज़ो क्या कहता है कि कोई भी चार्ज तब तक नहीं पढ़ा जाएगा, मीन्स नो सच चार्ज शेल बी रेड आउट, मीन्स ऐसा कोई भी चार्ज तब तक नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक नहीं उसको पढ़ना है या तब तक उसको नहीं लेना है। कैसा चार्ज? प्रीवियस कन्विक्शन का, बाय द मजिस्ट्रेट के द्वारा, मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा तब तक ऐसे चार्ज को नहीं रीड आउट किया जाएगा तब तक नॉर शेल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड, और ना ही अक्यूज्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा टू प्लीड, मतलब उसके संदर्भ में कि वो प्ली करे कि उसने प्रीवियसली कन्विक्शन उसका हुआ था नहीं हुआ था, इस संबंध में उससे कोई क्वेश्चन, मतलब उससे प्ली करने के लिए नहीं कहा जाएगा। देयर टू नॉर शेल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रेफर्ड टू, और ना ही प्रीवियस कन्विक्शन को रेफर किया जाएगा। ठीक है, टू बाय द प्रोसिक्यूशन के द्वारा, और इन एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट, मतलब क्योंकि जो भी अक्यूज्ड है उसका प्रीवियस कन्विक्शन शो कौन करेगा, प्रीवियस कन्विक्शन की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो भी एविडेंस होगी उसको साबित करने का काम, मतलब कि ये प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, प्रोसिक्यूशन पर है। तो प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, प्रोसिक्यूशन ने कोई या तो एविडेंस प्रोड्यूस की, मतलब उसके द्वारा प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में। ठीक है, तो तब तक ऐसा कोई चार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा ना तो पढ़ा जाएगा, ना ही अक्यूज से मतलब प्ली लेने के लिए कहा जाएगा, ना ही प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रीवियस कन्विक्शन को रेफर किया जाएगा, और ना ही उसके द्वारा कोई एविडेंस इसके रिगार्डिंग प्रोड्यूस की जाएगी, एड्यूस की जाएगी, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल द अक्यूज्ड हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2, जब तक कि अक्यूज्ड को सबसेक्शन 2 में कन्विक्ट नहीं किया गया है। अब सबसेक्शन 2 क्या है, एक बार फिर से आप नोटिस कर लीजिए कि सबसेक्शन 2 जो है वो आपका क्या है कि मजिस्ट्रेट उसमें अक्यूज्ड को गिल्टी पा रहा है, मतलब आफ्टर एविडेंसेस मजिस्ट्रेट हैज़ कम टू द कंक्लूजन कि अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, अक्यूज्ड इज गिल्टी। ठीक है, और उसको 325 या 360 के अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग्स उसके साथ नहीं है, तब अक्यूज्ड को क्वेश्चन जो भी रिलेटेड टू सेंटेंस होगा उस पर जो मैजिस्ट्रेट है वो सुनेगा और अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस पास करेगा। मीन्स टू से जो प्रोविज़ो है वो इसलिए है, वो कहता है कि अगर अक्यूज्ड गिल्टी साबित नहीं होता, ठीक है, अगर अक्यूज्ड गिल्टी साबित नहीं होता तब तक ना तो उस प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज को उसको मतलब बताने की ज़रूरत है, ना ही मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा, ना ही उस अक्यूज्ड को प्ली करने के लिए बोला जाएगा कि वो अपना प्रीवियस कन्विक्शन को प्ली करे, ना ही उसको मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो प्रीवियस कन्विक्शन को रेफ़र करे इस केस में जो पर्टिकुलरली मतलब चल रहा है कोर्ट में। तो तब तक नहीं होगा जब तक कि अक्यूज्ड गिल्टी साबित
नहीं होता सब सेक्शन 2 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। दिस इज सेक्शन 248 ऑफ चैप्टर 19 रिलेटेड टू वारंट केसेस। नाउ वी कम टू सेक्शन 249, ठीक है। 249 क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट की बात करता है। मीन्स शिकायतकर्ता ही अगर अब्सेंट हो गया, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था बी पार्ट में कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा और भी केसेस इसमें वारंट केसेस में इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं, तो वो कंप्लेंट केसेस भी हो सकते हैं। तो 249 क्या बात करता है? एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट की बात करता है, कि जहाँ पर कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता ही अब्सेंट हो जाता है, तब क्या होगा, तब प्रोसीडिंग्स में कैसे मजिस्ट्रेट उनको आगे बढ़ाएगा वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, जबकि प्रोसीडिंग्स कैसे इंस्टीट्यूट की गई हैं? कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट की गई हैं, ठीक है, शिकायत पर इंस्टीट्यूट हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं प्रोसीडिंग्स, एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, और कोई दिन फिक्स किया गया हियरिंग के लिए, ठीक है, केस हियरिंग के लिए कोई डेट फिक्स की गई। उस दिन क्या हुआ? द कंप्लेनेंट इज अब्सेंट, जो कंप्लेनेंट है वो अब्सेंट हो गया, मीन्स वो नहीं आया। एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड, और क्या चीज़ है? ऑफेंस का विधि पूर्वक मीन्स लॉफुल ढंग से उसको शमन किया जा सकता है, मतलब जो केस को निपटाया जा सकता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो, और इज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। और उसके साथ साथ एक चीज़ और क्या देखना है कि केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन, मीन्स मजिस्ट्रेट का ये विवेकाधिकार है, स्व विवेकाधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन हेयर इन बिफोर कंटेंट, मतलब इस चैप्टर में जो भी और कुछ कहा गया, जो बातें पहले बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंगली, मतलब उनके बावजूद, एट एनी टाइम, किसी भी समय, बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड, मतलब कि चार्ज बनाने से पहले किसी भी समय वो क्या कर सकता है? डिस्चार्ज द अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है, कि अगर कॉम्प्लेनेंट जो डेट फिक्स हुई हियरिंग के लिए उस पर खुद हाजिर नहीं हुआ, केस कंपाउंड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और वी कैन से डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, कि वो चार्ज फ्रेम से पहले ही क्या कर सकता है? अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। दिस इज सेक्शन 249 ऑफ चैप्टर 19 रिलेटेड टू वारंट केसेस। ओके, now I start section 250, the last section related to warrant trial or warrant cases by magistrate, ठीक है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो 250 किस बात को क्या कहता है? 250 कहता है कॉम्पनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, मीन्स अगर किसी के ऊपर एक्यूजेशन मीन्स उसके ऊपर अभियोग लगाया गया और उसका कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तब कंपनसेशन डाला जा सकता है, ठीक है। आप सिंपली समझिए कि 250 सेक्शन कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट केस फाइल किया या कोई पुलिस रिपोर्ट की जिस व्यक्ति के खिलाफ की थी, ठीक है, जिसको अभियुक्त माना जा रहा था, मान लीजिए वो अभियुक्त छूट गया, ठीक है, वो उसका एक्विटल हुआ और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसके एक्यूजेशन का कोई रीजनेबल कारण नहीं था, तो मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति ने वो एप्लीकेशन वो कंप्लेंट फाइल की थी, ठीक है, या फिर जिस व्यक्ति ने वो पुलिस रिपोर्ट की थी, तो उसके खिलाफ वो कंपनसेशन भी डाल सकता है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंपनसेशन इम्पोज कर सकता है। ये 250 सेक्शन 250 सेक्शन कहता है। लेट अस सी द सेक्शन। इसके सब सेक्शन 1 में जाते हैं तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि इफ़ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट,
ठीक है, कि अगर कोई केस जो है वो कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट हुआ है और अपॉन इन्फॉर्मेशन गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर और टू ए मजिस्ट्रेट, या फिर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी गई उसके आधार पर हुआ है, या फिर टू ए मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी गई उसके आधार पर हुआ। मतलब कोई कंप्लेंट केस है या पुलिस रिपोर्ट पर आधारित केस है, पुलिस ऑफिसर को दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई केस फाइल हुआ है, तब क्या होगा, one or more persons is or are accused before a magistrate of any offence triable by a magistrate। और उसमें क्या है, एक या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो अक्यूज्ड हैं, ठीक है, बिफोर ए मजिस्ट्रेट के सामने, ऑफ एनी ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट। मतलब जो ऑफेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है उसमें एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो अक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं। एंड द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज हर्ड, और वो मजिस्ट्रेट जो कि केस सुन रहा था, जिसके द्वारा केस सुना गया, वो क्या करता है, डिस्चार्जेस या तो उन्मोचित कर देता है, और एक्विट्स या फिर उनका एक्विटल कर देता है, दोष मुक्ति कर देता है, ठीक है। ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब उन सभी अभियुक्तों का या किसी एक अक्यूज्ड का, ठीक है। एंड इज ऑफ ओपिनियन, और उस मजिस्ट्रेट की ये ओपिनियन है, ये राय है, कि क्या राय है उसकी, क्या ओपिनियन है, दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट दैम और एनी ऑफ दैम। कि मजिस्ट्रेट जो है, मतलब चाहे वो डिस्चार्ज हुए हैं अक्यूज्ड या फिर उनका एक्विटल हुआ है, मजिस्ट्रेट की राय क्या है कि मतलब जो भी व्यक्ति है जिसने भी केस किया, कि मतलब उसको लगता है कि देयर वॉज नो रीजनेबल ग्राउंड, कि कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड आधार नहीं था फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट दैम और एनी ऑफ दैम, जिससे कि उन अभियुक्तों के, मतलब उन लोगों के खिलाफ अभियोग चलाया जाए या उनमें से किसी के अगेंस्ट अभियोग लगाया जाए, अभियोग चले, केस चले, तब क्या होगा, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बाय हिज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्विटल, कि जो भी उसने डिस्चार्ज का या एक्विटल का ऑर्डर पास किया, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने चाहे तो डिस्चार्ज किया उन लोगों को या फिर एक्विटल किया, उनकी दोष मुक्ति हुई, ठीक है। तब क्या होगा, इफ द पर्सन upon whose complaint or information the accusation was made is present, तो वो व्यक्ति जिसकी कंप्लेंट पर या इंफॉर्मेशन पर अभियोग जो लगाया गया था वो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो कोर्ट में हाजिर है, तो कॉल अपॉन हिम फोर्थ वे टू शो, मतलब उसको बोला जाएगा, उसको कहा जाएगा कि वो बताए, टू शो कॉज, कि वो कारण बताए, वाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन टू सच अक्यूज्ड, कि क्यों ना उसके अगेंस्ट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंपनसेशन, ठीक है, जो कंपनसेशन डाला जाए उन अक्यूज के लिए, उन अभियुक्तों के लिए, ठीक है, उन अभियुक्तों को देने, मतलब वो क्यों ना वो कारण बताए, मतलब क्यों वो व्यक्ति जो है कंपनसेशन पे ना करे अक्यूज्ड को, मतलब टू सच अक्यूज्ड और टू ईच और एनी ऑफ सच अक्यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन, मतलब कि अगर एक अक्यूज्ड है तो एक को, एक से ज़्यादा है तो सबको, ठीक है। तो अक्यूज से, मतलब जो भी कॉम्प्लेनेंट होगा उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों ना आपके अगेंस्ट कंपनसेशन आपके ऊपर कंपनसेशन इम्पोज किया जाए, कि आप इन अक्यूज को, जिनके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट फाइल किया था, पुलिस रिपोर्ट की थी, तो वो लोग तो एक्विट हो गए, मीन्स एक्विटल हुआ उनका या डिस्चार्ज हुए, उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ, तो क्यों ना आपके ऊपर कंपनसेशन इम्पोज किया जाए कि आप इन लोगों को कंपनसेशन दें। और इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर प्रेजेंट है वो व्यक्ति, तब तो उससे तुरंत पूछा जाएगा, और अगर वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, कॉम्प्लेनेंट केस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसने भी चाहे एफआईआर की, चाहे पुलिस रिपोर्ट की है या फिर कंप्लेंट की है, वो व्यक्ति अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा, और इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, हाजिर नहीं है कोर्ट में, तब डायरेक्ट द इश्यू ऑफ समन्स टू हिम, तब उसको समन्स जारी किए जाएंगे, ठीक है, उसको
ये डायरेक्ट करते हुए समन जारी किए जाएंगे टू अपीयर एंड शो कॉज एज अफोरसेड, कि वो कोर्ट में अपीयर हो और जो भी ऊपर कहा गया है उसका कारण बताए। मीन्स वो आकर कोर्ट में हाजिर होकर ये बताए कि उसके अगेंस्ट क्यों ना कंपनसेशन इम्पोज कर दिया जाए। क्यों कंपनसेशन इम्पोज किया जाए? कि उसने जो व्यक्ति निर्दोष थे, मीन्स लास्ट में तो वो एक्यूट हो गए, ठीक है, उनका एक्विटल हो गया, वो छूट गए, दोष मुक्ति हो गई, तो क्यों उसने ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब उसने केस बनाया था या उसका केस झूठा था या जो भी उसने लोगों को परेशान करने के लिए किया हो। तो अगर मजिस्ट्रेट को इस तरह का कुछ भी फील होता है, इस तरह की कोई भी उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो उस कंप्लेनेंट से भी पूछ सकता है। अगर कंप्लेनेंट केस में उपस्थित है, कोर्ट में है, तो उससे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्यों ना आपके ऊपर कंपनसेशन इम्पोज कर दिया जाए, मतलब आप इन लोगों को कंपनसेशन दें। या फिर अगर वो नहीं है तो समन्स इशू किए जाएंगे और उसको कहा जाएगा कि कोर्ट में वो आए और वो कारण बताए कि क्यों उस मतलब इस बात के लिए कि उसने केस मतलब उसकी बात कितनी जेन्युइन है, उसने केस क्यों बनाया था, उसने केस क्यों फाइल किया था, और कारण बताएगा इस बात का। मतलब जब उससे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर आपके अगेंस्ट कंपनसेशन डाला जा रहा है कि आप इन लोगों को कंपनसेशन देंगे, तो आप अपना मतलब अपना पक्ष रखिए, ठीक है। दिस इज सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 250, ठीक है। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 250 क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज which such complainant or informant may show। दूसरा वाला सबसेक्शन क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो भी कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है, मतलब पुलिस को जिसने इन्फॉर्मेशन दी या जो भी जिसने कंप्लेंट फाइल की, वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट में क्या करेगा, वो अपना जो भी कारण बताएगा, ठीक है, जो भी वो रीज़न देगा उसको मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। यही लिखा है कि द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट में शो। वट एवर कॉज और वट एवर मतलब whatever cause he has, that complainant or informant has, whatever he tells to court to magistrate, उसको जो कुछ भी वो बताता है वो मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा, मीन्स उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेगा। एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है, उसको ये संतुष्टि है दैट देयर वॉज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, मतलब वो जो कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट कोर्ट में हाजिर हुआ, उसने अपना कारण बताया, भाई अपनी सफाई तो देगा ही वो, उसने अपनी सफाई दी, उसने अपने कारण दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट को सेटिस्फेक्शन है, वो जानता है, उसको ये बात सेटिस्फाई करती है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, मतलब मजिस्ट्रेट इस फाइंडिंग पर है, मतलब उसका कॉज सुनने के बाद भी मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फाई है इस बात से कि उन लोगों के खिलाफ जो भी अभियोग लगाया गया उसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल आधार नहीं था, तो वो क्या करेगा, फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर, मतलब जो भी कारण उस किन कारणों के आधार पर, मतलब क्योंकि उस कॉम्प्लेनेंट ने या इन्फॉर्मेंट ने अपना पक्ष रखा है इस पॉइंट पर, उसके बावजूद मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई रीजनेबल आधार नहीं था एक्यूजेशन का, अभियोग लगाने का, तो फिर वो उन कारणों को रिकॉर्ड करेगा, मीन्स अपने कारणों को, उसको किन आधारों पर लगता है कि मतलब रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, वो रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करेगा, उनको ऑन रिकॉर्ड लेगा और फिर वो ऑर्डर बनाएगा, मीन्स ऑर्डर देगा कि किस चीज़ का ऑर्डर देगा, दैट कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज। अब वो ऑर्डर देगा कंपनसेशन का, मतलब मजिस्ट्रेट जो रीजंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद कंपनसेशन का, ऐसे अमाउंट के कंपनसेशन का ऑर्डर देगा जो कितने से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब जो भी फाइन पड़ना है, ठीक है, जो भी फाइन वो कोर्ट डाल सकता है वो उस कोर्ट का ही इज़ एम्पावर्ड टू इम्पोज, मतलब वो कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट जितने अमाउंट तक का फ़ाइन इम्पोज करने का उसका डिस्क्रिशन है, उसकी पावर है, वो उससे ज़्यादा का कंपनसेशन
नहीं डाल सकता। एज ही में डिटरमाइन, मतलब जितना वो डिटरमाइन कर सकता है, बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट, मतलब जो भी वो कंपनसेशन एज पर द फाइन, मतलब एज पर द वी कैन से कि जो भी उसकी उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इतना फ़ाइन दे सकता है, उसके आधार पर ही जो भी वो फ़ाइन है वो उससे ज़्यादा नहीं, उतना उसी लिमिट में वो इम्पोज करेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, एज ही में डिटरमाइन बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट टू द अक्यूज्ड और ईच और एनी ऑफ देम, और व्हाटएवर फाइन, व्हाटएवर कंपनसेशन इज इम्पोज्ड अगेंस्ट द इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट, मीन्स कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट जो भी मतलब फाइन कंपनसेशन इम्पोज हुआ है, वो अक्यूज्ड जो भी है, चाहे वो सिंगल अक्यूज्ड है तो, और चाहे वो ज़्यादा है तो, उन सबको ही देगा। मीन्स अलग अलग उनको सबको वो फाइन मतलब जो भी कंपनसेशन इम्पोज हुआ है वो उसको देना पड़ेगा। दिस इज सबसेक्शन 2. नाउ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 250. नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 क्या कहता है, the magistrate may by the order directing payment of the compensation under subsection 2 further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days. अब क्या है, मैजिस्ट्रेट ने कंपनसेशन का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, सब सेक्शन 2 में 250 के सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट ने कंपनसेशन का ऑर्डर दिया। मजिस्ट्रेट ने जो भी पेमेंट करने के लिए बोला है कंपनसेशन, उसमें क्या है, फर्दर ऑर्डर, उसी में वो आगे और ऑर्डर देगा कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो जो भी अमाउंट का कंपनसेशन पे करने को बोला है, अगर उसका डिफ़ॉल्ट होता है, उस पेमेंट का डिफ़ॉल्ट होता है, मीन्स वो पेमेंट नहीं दिया जाता, द पर्सन ऑर्डर टू पे सच कंपनसेशन, वो व्यक्ति जिसको कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर किया गया था वो डिफ़ॉल्ट करता है, तब क्या होगा, शैल अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तब वो व्यक्ति जो है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट करेगा कंपनसेशन देने में, उसको 30 दिन का, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब 30 डेज तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सादा जो का कारावास होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का जो भी पनिशमेंट है वो दिया जा सकता है। दिया मतलब मजिस्ट्रेट कर सकता है। देखिए मजिस्ट्रेट में कह रहा है ना, दिस इज़ द डिस्क्रिशन, दिस इज ऑफ द मजिस्ट्रेट, कि अगर उसने सब सेक्शन 2 में 250 के सब सेक्शन 2 में ऑर्डर कर दिया कि कंपनसेशन देना है कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को, लेकिन कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट जो भी है उसने क्या क्या पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, कंपनसेशन पे नहीं किया, तो उसको उसके एवज में क्या करना पड़ सकता है कि 30 दिन तक का कारावास, साधारण कारावास हो सकता है। मतलब 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, 30 दिन से कम हो सकता है। इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो कितने दिन का मतलब कारावास उसको डिफ़ॉल्ट में देता है, कंपनसेशन के डिफ़ॉल्ट में देगा। ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मोर देन 30 डेज नहीं होगा, ये याद रखिए। दिस इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 250. नाउ वी कम टू सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन अंडर सबसेक्शन 3. अब क्या है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट कंपनसेशन ऑर्डर हुआ, इम्पोज हुआ, मतलब कि उसको कंपनसेशन पे करना था लेकिन उसने नहीं दिया, तब क्या है, व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन अंडर सबसेक्शन 3. तो सबसेक्शन 3 इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली इम्प्रिजन्ड हुआ है, तब क्या होगा, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पेनल कोड शैल सो फार एज में बी अप्लाई. तब जो है कि जो सेक्शन 68 और 69 के इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में जो 68 और 69 में, ठीक है, 68 और 69 में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। 68 किसकी बात करता है, इम्प्रिजनमेंट
टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। मीन्स उसको इम्प्रीजनमेंट हो गया, लेकिन उसने ड्यूरिंग दैट इम्प्रीजनमेंट ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, कंपनसेशन पे कर दिया, तो उसका जो इम्प्रीजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये सेक्शन 68 ऑफ आईपीसी कहता है। और सेक्शन 69 क्या कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रीजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। 69 कहता है मतलब अगर उसने पूरा पेमेंट कर दिया, 68 कहता है, ठीक है, तो उसका इम्प्रीजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मान लीजिए उसको किसी कोर्ट को 1000 का मतलब कोई कोर्ट 1000 का जो वो है कंपनसेशन अवार्ड किया, उस व्यक्ति ने 500 ही पे कर पाया, 500 रह गया, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में उसने कंपनसेशन पे कर दिया, तो जिस हिसाब से उसने कंपनसेशन पे कर दिया उसी के हिसाब से, मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट में उसी प्रोपोर्शन में उसका जो भी सज़ा होगी, जो भी इम्प्रीजनमेंट होगा वो होगा, ठीक है। ये दोनों के अकॉर्डिंगली 68 और 69 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, मतलब ये दोनों के प्रोविजंस लागू होंगे। दिस इज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 250। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि नो पर्सन who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him। कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति जिसको कंपनसेशन को पे करने का डायरेक्शन दिया गया है, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन 250 में अगर किसी के अगेंस्ट कंपनसेशन का ऑर्डर हुआ है, डायरेक्शन दिया गया है कि इसको कंपनसेशन पे करना है, और सेक्शन शेल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर, और इस ऑर्डर के कारण, इस ऑर्डर की वजह से बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिविल, एनी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कंपनसेशन पे कर देता है इस सेक्शन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट अगर उस कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दी गई, मतलब उसने कोई कंप्लेंट फाइल की वो, या फिर इन्फॉर्मेशन जो उसने पुलिस को दी उसके द्वारा अगर उसके अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, तो केवल कंपनसेशन पे करने का उसको ऑर्डर हुआ है, उसने कंपनसेशन पे किया है अगर, तो इस आधार पर उसको उस सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब सेक्शन 5 है। इसी के प्रोविज़ो को देख लेते हैं। प्रोविज़ो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन अक्यूज्ड पर्सन under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। कि provided में मतलब उसका प्रोविज़ो क्या कहता है कि कोई भी अमाउंट जो है paid to an accused person, मतलब जो accused person को पे किया गया है under this section, इस सेक्शन में shall be taken into account, उसको ले लिया जाएगा या अकाउंट में गिना जाएगा in awarding compensation, कंपनसेशन देने के लिए to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। मीन्स उसी से रिलेटेड, मान लीजिए सबसेक्शन 5 ने क्या कहा, सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी है तो उससे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उससे कंपनसेशन दे, अगर उसने कंपनसेशन दे भी दिया है तो अगर उस कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के कारण उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है तो उससे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर बाद में कोई सिविल सूट है, उसी मैटर से रिलेटेड कोई सिविल सूट फाइल हो रहा है, तो अगर जो भी कंपनसेशन अक्यूज्ड को देना है वो उससे उसमें वसूल लिया जाएगा, उसमें ले लिया जाएगा, ठीक है। दिस इज प्रोविज़ो ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 5 of section 250। Now we come to subsection 6। subsection 6 क्या कहता है कि a complainant or informant who has been awarded under subsection 2, कि complainant और informant, चाहे वो complainant है या informant है, उसको क्या क्या है, who has been ordered under subsection 2, कि जिसको ऑर्डर किया गया है, जिसको ऑर्डर दिया गया है सबसेक्शन 2 में बाई अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, मतलब सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया गया है कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को अंडर सबसेक्शन 2, तो क्या होगा, टू पे कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन पे करने का, तो वो कितना होगा, एक्सीडिंग 100 रुपीज़ में अपील फ्रॉम द
ऑर्डर। मतलब मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास ने उस कंपनसेशन को पे करने का ऑर्डर दिया है कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को, और क्या है वो कितने रुपए से ज़्यादा का है, एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है। देखिए 100 रुपये से ज़्यादा का है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर, इस ऑर्डर से, इस ऑर्डर की अपील में जा सकता है। एंड इफ सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट had been convicted on a trial held by such magistrate, as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate। मतलब ऐसे जा सकता है जैसे कि कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को कन्विक्ट किया गया हो ट्रायल में मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब वो जो है कंप्लेनेंट किस तरीके से जाएगा, मतलब वो अपील में 100 रुपये उसके अगेंस्ट इम्पोज किए, मान लो 100 रुपये से ऊपर 200-400 अगर इम्पोज हो गए, 100 रुपये से ऊपर का अमाउंट, तो वो अपील में उसी तरह से जा सकता है जब जैसे कि कन्विक्शन होने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्विक्ट किया गया उसको और वो अपील में जाता है, तो उसी तरीके से ये कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट भी अपील कर सकता है। दिस इज सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 250। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 7 of section 250. What this section says, let us see. When an order for payment of compensation to an accused person is made in a case, जब क्या कहा जा रहा है कि when an order for payment of compensation to an accused person is made, जब कोई ऑर्डर किया जाता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का, ठीक है, अक्यूज्ड पर्सन के लिए, इज मेड इन अ केस, मतलब जब किसी केस में अक्यूज्ड पर्सन को कोई कंपनसेशन पेमेंट करने का ऑर्डर किया जाता है, विच इज़ सब्जेक्ट टू अपील, और वो अपील का मतलब सब्जेक्ट टू अपील है। मान लो कि 100 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर हो गया है कंपनसेशन का और वो अपील में चला गया, कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट वांट्स टू गो इनटू अपील, और वो अपील में चले जाते हैं अंडर सबसेक्शन 6, ठीक है। वो सबसेक्शन 6 में, इसी सेक्शन के सबसेक्शन 250 के सबसेक्शन 6 में वो अपील में जा रहा है, सब्जेक्ट टू अपील हो गया मैटर। तब क्या होगा, द कंपनसेशन शैल नॉट बी paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, कि तब जो कंपनसेशन जो है वो कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड, कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति को, मतलब अक्यूज्ड को कंपनसेशन तब तक पे नहीं किया जाएगा जब तक क्या नहीं हो जाता, बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील इज elapsed, मतलब जब तक जो अपील प्रेजेंट करने का पीरियड निकल नहीं जाता, ठीक है। मतलब अगर अपील फाइल करने का जो भी टाइम है अगर वो निकल जाता है तब तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और इफ़ एन अपील इज प्रेजेंटेड, और अगर अपील प्रेजेंट कर दी गई, मीन्स अपील फाइल हो गई, ठीक है, तब क्या होगा, बिफोर द अपील हैज़ बीन डिसाइडेड, तो जब तक कि अपील में डिसीजन नहीं आ जाता, अपील डिसाइड नहीं हो जाती। And where such order is made in a case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order। मतलब कि देखिए इसमें 7 जो है सबसेक्शन वो क्या कहता है कि किसी अक्यूज्ड को कंपनसेशन मिलना है, ठीक है, अक्यूज्ड को कंपनसेशन का ऑर्डर हुआ है कि कंपनसेशन उसको पे किया जाएगा। तो सब सेक्शन 6 में क्या दिया गया है, प्रोविजंस फॉर अपील दे दिए गए हैं। तो सब सेक्शन 6 में जो कंपनसेशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति कंपनसेशन मतलब अवॉर्ड हुआ और वो व्यक्ति अपील में चला गया, तो कब तक वो कंपनसेशन नहीं देगा, जब तक कि अपील का या तो समय नहीं निकल जाता, मतलब अपील अगर मान लीजिए जितना भी टाइम है, मान लीजिए 1 महीने का टाइम है, तो वो 1 महीने का टाइम जब तक निकल नहीं जाता तब तक, या फिर अगर अपील प्रेजेंट कर दी गई, फाइल हो गई, अपील के मतलब अपेलेट कोर्ट में चली गई, तो जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा कि वेयर सच ऑर्डर इज़ मेड इन ए केस, जहाँ पर ऐसा ऑर्डर किसी केस में बनाया जाता दिया गया है, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अपील, मतलब उसमें अपील नहीं होना है, वो सब्जेक्ट टू अपील नहीं है, तब भी द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मीन्स जिस डेट को ऑर्डर हुआ कंपनसेशन देने का उससे 1 महीना बीत जाने के बाद ही कंपनसेशन पे
करना है। दिस से सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 250 related to warrant trial of warrant cases by magistrate. Now we come to the subsection 8, and this is the last one related to warrant cases. And subsection 8 what says कि the provisions of this section apply to summons cases as well as to warrant cases. मतलब कि जो भी 250 में प्रोविज़न दिए गए, 250 किस चीज़ से रिलेटेड है? वंस अगेन लेट अस सी कि कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज से रिलेटेड है, कि किसी ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के किसी के विरुद्ध अभियोग लगा दिया। क्योंकि अगर आप किसी के विरुद्ध बिना रीजनेबल कॉज के अभियोग लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, शिकायत करते हैं, एफआईआर फाइल करते हैं और बाद में वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है या उसको डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब वो जो है उसकी दोष मुक्ति हो गई अगर, तब क्या है ये साबित होता है कि आपने उस व्यक्ति की जो एक सामाजिक छवि थी, जो उसका एक सोशल स्टेटस था, उसको अफेक्ट किया। क्योंकि जैसे ही एक बार आप कोर्ट केस में फंसते हैं, जनरली क्या है हमारी सोसाइटी में कि ये मतलब आप देखते होंगे कि अगर किसी के दरवाजे पर पुलिस भी आ जाती है तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से, उसको गलत निगाह से देखने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि इसीलिए ये प्रोविज़न 250 में रखा गया है कि किसी के अगेंस्ट आप गलत या उसको केवल परेशान करने के लिए उसके खिलाफ कंप्लेंट या उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज ना कराइए। तो सब सेक्शन जो 8 है वो 250 का क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन्स केसेस एज वेल एज टू द वारंट केसेस। मतलब वारंट केसेस में तो 250 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे ही होंगे, लेकिन समन्स केसेस में भी होते हैं। मतलब ये जो है समन्स केसेस और वारंट केसेस दोनों में सेक्शन 250 के प्रोविजंस मतलब रिलेटिंग टू कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विल बी अप्लाइड। सो नाउ इन टुडेज लेक्चर आई हैव completed trial of warrant cases by magistrate. I hope all of you would have understood this chapter in a well manner, because I have discussed all complete chapter in 3 video lectures, so it will be easy to understand ki what is warrant trial, how प्रोसीडिंग्स जो हैं वारंट ट्रायल की कि वो कैसे स्टार्ट होती हैं, कैसे चलती हैं, क्या क्या सेक्शंस क्या कहते हैं, ये सभी कुछ हमने इन तीनों वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो अगर आपको पूरा का पूरा ये सीरीज़ देखना है तो मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, और आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही दूसरे वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।